अव्ययी भाव समास पूर्ण हुआ। आज तत्पुरुष समास का प्रकरण हम प्रारंभ करेंगे। तत्पुरुष समास उत्तर पद प्रधान होता है, यह आप सबको बताया हुआ है। और तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं? 9 भेद हैं। द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, नय, कर्मधारय और द्विगु। ठीक है। तत्पुरुष समास द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के 21वें सूत्र से प्रारंभ होगा। और ये जो भी नय है ये भी तत्पुरुष है, किंतु तत्पुरुष का एक भेद है। द्विगु जो संख्या पूर्व द्विगु है, संख्या पूर्व जो तत्पुरुष है वो द्विगु संज्ञक है। ठीक है ना। और जो समानाधिकरण तत्पुरुष है वही कर्मधारय समास है। तो ये भी तत्पुरुष समास के भेद हैं। जहाँ इन सूत्रों का आएगा वहाँ पर हम आपको बता देंगे। तो तत्पुरुषः प्रथमा का एक वचन, अनुवृत्ति में सुप सह सुपा समासः। सुप सह सुपा समासः ये तो कडारा कर्मधारय से पहले तक चलता रहेगा। ये भी अधिकार सूत्र है। अधिकारोयम इतोग्रे यह समासः वक्ष्यते स तत्पुरुष संज्ञको भवति इत्यधिकारो वेदितव्यः। यहाँ से आगे जो भी समास कहेंगे वो तत्पुरुष समास संज्ञक होगा, ऐसा अधिकार जानना चाहिए। और ये समास होगा त्वाचा तक, शेषो बहुव्रीहि से पहले पहले तक। अगला समास इसके पश्चात बहुव्रीहि समास आ रहा है, तो इस प्रकार से ये वहाँ तक आएगा। उदाहरण आगे आएंगे, जो समास हम अभी आगे पढ़ेंगे उसके उदाहरण बनेंगे। अगला सूत्र है द्विगुश्च। द्विगुः प्रथमा का एक वचन, च अव्ययपदम। तत्पुरुषः की अनुवृत्ति इसमें आ रही है और सहसुपा तो है ही। द्विगु समासः तत्पुरुष संज्ञको भवति इत्यधिकारो वेदितव्यः। द्विगु समास तत्पुरुष संज्ञक होता है, ऐसा अधिकार भी जानना चाहिए। तो ये जो द्विगु है ये संज्ञा सूत्र हो गया। द्विगुश्च सूत्र कौन सा सूत्र हुआ? संज्ञा सूत्र हुआ। तो तत्पुरुष समास का भेद होते हुए भी द्विगु समास में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होता है। एक तो जो द्विगु समास होता है वो सामान्य से तत्पुरुष समास उत्तर पद प्रधान होगा। जैसे राजपुरुषः, तो वहाँ पर प्रधानता राजा की नहीं अपितु राज विशिष्ट पुरुष की प्रधानता होती है। राज विशिष्ट पुरुष की प्रधानता होती है। और इस द्विगु समास में जो द्विगु समास है वो द्विगुर एक वचनम सूत्र से हमेशा एक वचन में होता है। द्विगु समास हमेशा एक वचन में होता है, यानी द्विगु समास का जो अर्थ होता है वो क्या हो जाता है? एक अर्थ में समाहित हो जाता है। ठीक है। और द्विगु समास होता कौन सा है? आगे सूत्र पढ़ेंगे, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारेच। उस सूत्र में जो संख्या पूर्व समास होगा उसी की ही द्विगु संज्ञा होती है। ठीक है। उसमें जो संख्या पूर्व समास होगा वो क्या होगा? द्विगु संज्ञक होगा। उसके अतिरिक्त जो अकारांत उत्तर पद वाले द्विगु होंगे, जो अकारांत उत्तर पद वाले द्विगु होंगे वो स्त्रीलिंग में होंगे। अन्य समास द्विगु एक वचनम से एकवत भाव में होगा, उसके पश्चात सनपुंसकम से उसको नपुंसक लिंग भी हो जाएगा। तो सामान्य रूप से द्विगु समास में एक वचन और नपुंसक लिंग होगा, किंतु जो अकारांत तत्पुरुष होंगे, अकारांत उत्तर पद वाले, तो एक वार्तिक है अकारांतोत्तर पद द्विगुः स्त्रियाम भाष्यते। ये आपको बताया था प्रारंभ में जब अष्टाध्यायी शब्द की आपको सिद्धि बताई थी, है ना। अकारांतोत्तर पद द्विगुः स्त्रियाम भाष्यते। अकारांत उत्तर पद वाला जो द्विगु समास है वो स्त्रीलिंग में होता है। इसीलिए अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः इति अष्टाध्यायी। और जब वो स्त्रीलिंग में होगा तो द्विगोह सूत्र से क्या हो जाता है? वहाँ पर ङीप हो जाता है। उस अकारांत उत्तर पद वालों में भी कुछ पात्रादि शब्द हैं जिनका प्रतिषेध किया जाता है। तो वहाँ पर कहा गया है पात्रादीनाम प्रतिषेधो वक्तव्यः। ठीक है। पात्रादीनाम प्रतिषेधो वक्तव्यः कि कुछ पात्रादि ऐसे शब्द हैं जिनमें आपको अकारांत उत्तर पद होते हुए भी स्त्रीलिंग न दिखाई दे तो आप समझ लेना कि ये पात्रादिगण में शब्द हैं और उनमें स्त्रीलिंग का प्रतिषेध कर दिया गया। जब स्त्रीलिंग का प्रतिषेध हो गया तो द्विगु एकवचनम से वो एकवत भाव और सनपुंसकम से
वो भी नपुंसक लिंग में ही होता है। ठीक है ना। तो अब इसके उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। पंचराजम दशराजम द्व्यः त्र्यः पंचगवम दशगवम। तो द्विगु समास की तत्पुरुष संज्ञा करने का कुछ तो लाभ होगा ना, तभी तो उसकी पुनः तत्पुरुष संज्ञा की गई है। तो द्विगु संज्ञा होने के कारण से उसके द्विगु के भी कार्य होंगे उसमें, और तत्पुरुष होने के कारण से द्विगु समास की तत्पुरुष संज्ञा कर दी गई। अतः तत्पुरुष समास संज्ञा होने के कारण से उसमें तत्पुरुष के भी कार्य होंगे। कौन कौन से उदाहरण आपको बताए गए? ठीक है, तो पंचराजम दशराजम की हम पहले सिद्धि करेंगे। पंचानाम राज्याम समाहारः इति पंचराजम, 5 राजाओं का समुदाय। कैसे विग्रह रखेंगे स्थिति? पंचानाम राज्याम समाहारः, क्या स्थिति रखेंगे? पंचन आम राजन आम। इसके पश्चात सूत्र लगाएंगे तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च। सूत्र निकाल लीजिए। इसका विस्तृत अर्थ विस्तार से जब ये सूत्र आएगा आपको तब बताएंगे। यहाँ पर हम संक्षेप में इसका अर्थ करते हैं। तद्धितार्थे गम्यमाने उत्तर पदे परतः, तद्धितार्थे को और स्पष्ट लिख लीजिए, तद्धितोत्पत्ति विषये। तद्धितार्थे अर्थात तद्धितोत्पत्ति विषये उत्तर पदे परतः समाहारे च गम्यमाने समाहारे च गम्यमाने दिक्संख्ये समर्थे सुबन्ते, दिक्संख्ये समर्थे सुबन्ते समानाधिकरणेन समर्थेन सुबन्ते न सह विभाषा समस्येते तत्पुरुषश्च समासो भवति। क्या अर्थ लिखा? तद्धितार्थे अर्थात तद्धितोत्पत्ति विषये गम्यमाने उत्तरपदे परतः समाहारे च गम्यमाने दिक्संख्ये समर्थे सुबन्ते समानाधिकरणेन समर्थे सुबन्ते न सह विभाषा समस्येते तत्पुरुषश्च समासो भवति। हाँ, तद्धितार्थ अर्थात तद्धितोत्पत्ति विषय, मतलब तद्धित का अर्थ है तो निश्चित है कि तद्धित उत्पन्न होगा, पर हम पहले तद्धित उत्पन्न नहीं करेंगे। तद्धित उत्पन्न होगा ऐसा विषय उपस्थित होते ही वहाँ पर समास हो जाएगा। उत्तर पद परे हो तो अथवा समाहार गम्यमान हो तो दिशावाची और संख्यावाची, कैसे शब्दों का समास होगा? दिशावाची और संख्यावाची समर्थ सुबंत का समानाधिकरण समर्थ सुबंत के साथ समास होता है और वह तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, तो जब समानाधिकरण लगा दिया तो वहाँ पर जो विग्रह वाक्य होंगे, है ना, विग्रह वाक्य में दोनों पदों का क्या होगा? समान विभक्ति होगी, समान विभक्ति और समान वचन होगा। जैसे पंचानाम राज्याम, मतलब चाहे तद्धितार्थ हो, चाहे उत्तर पद हो, चाहे समाहार हो, पर समानाधिकरण दिशा संख्या के साथ उनका रहेगा। तो एक शब्द दिशावाची या संख्यावाची होगा, दूसरा कोई भी शब्द हो सकता है। जैसे आपने क्या पंचानाम राज्याम समाहारः, तो पंचन शब्द क्या है? संख्यावाची है। ठीक है, और समाहार अर्थ गम्यमान हो रहा है। ठीक है ना, और समानाधिकरण है कि नहीं? 5 राजाओं का समूह, पंचानाम राज्याम, दोनों में षष्ठी विभक्ति और बहुवचन है। बात समझ में आ गई? तो जहाँ भी इस प्रकार अष्टानाम अध्यायानाम समाहारा, वहाँ भी दोनों में समान विभक्ति वचन है। तो समानाधिकरण है, ये आपको सबसे पहले उसकी पहचान क्या होती है कि दोनों में, दोनों पदों में समान विभक्ति और समान वचन होगा। आ गया समझ में? और समानाधिकरण मतलब क्या होता है कि जो दोनों पद हैं वो दोनों पद एक ही अर्थ को कह रहे होंगे। समानाधिकरण का मतलब क्या हो गया कि दोनों पद एक ही अर्थ को, एक ही द्रव्य को कहेंगे। वही 5 है, वही राजा है। पंचानाम राज्याम समाहारः।
बात समझ में आ रही है? तो पंचानाम राज्याम समाहारः इति पंचराजम, ऐसा तो यहाँ पर समाहार गम्यमान है, इसलिए हमने संख्यावाची पंचन शब्द का समानाधिकरणवाची शब्द कौन हो गया? राजन, इन दोनों का समास कर दिया। जब समास हो गया तो कृतधित समासाष्ट से प्रातिपदिक बस आपको इतना जानना है कि विग्रह क्या है, विग्रह में स्थिति क्या रखनी है और समास किस सूत्र से करना है। समास होने के बाद की प्रक्रिया वही रहेगी। कृतधित समासाष्ट सुपो धातु प्रातिपदिकयोः, स्थिति हो गई पंचन आगे राजन। अब संख्या पूर्व द्विगु सूत्र लगा, है ना? संख्या तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे, है ना, संख्या पूर्व समासः द्विगु संज्ञको भवति। तो ऊपर वाला जो सूत्र है आपका तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, इसी में ही दो है ना, दिशावाची और संख्यावाची। तो जो संख्यावाची पूर्व में यदि होगा तो द्विगु समास कहलाएगा, और जो द्विगु भी है तत्पुरुष भी है, और जो दूसरा है वो केवल तत्पुरुष है। बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से यहाँ पर ये संख्या पूर्व वाला समास है तो इसकी द्विगु संज्ञा हो गई। द्विगु संज्ञा करने के पश्चात आपने द्विगुष्ट सूत्र लगा दिया। द्विगु समास तत्पुरुष संज्ञक भी होता है, उससे तत्पुरुष संज्ञा हो गई। ठीक है, अब स्थिति है पंचन राजन, अभी यही स्थिति रखी आपने। फिर जो पंचन के आगे आम था ना, जिसका आपने लुक कर दिया, उस अंतर्वर्तनी विभक्ति को प्रत्यय लक्षण मान लेंगे, और प्रत्यय लक्षण मान करके वो सुबंत होगा। सुबंत होने से आप प्राजन की पद संज्ञा करेंगी है, और पद संज्ञा करके फिर क्या कर लेंगे? नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य से नकार का लोप कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? पंचराजन, पंचराजन। इतनी स्थिति आ गई। अब आपने द्विगु समास की तत्पुरुष संज्ञा की है, इसलिए अब उसका भी कुछ प्रयोजन है। तो राजाः सखिभ्यश्च, राजाः सखिभ्यश्च। ये समासांत प्रत्यय आपको बताया है ना, है कि समास करने के बाद कुछ प्रत्यय होते हैं जो उसी के अवयव बन जाते हैं। तो सूत्र निकाल लीजिए, राजा सखिभ्यश्च, इसमें तत्पुरुषी की निवृत्ति आ रही है। समासांत प्रकरण कहाँ है? समासांत प्रकरण कहाँ है? किस अध्याय के किस पाद में? बोलो। पंचम अध्याय के चतुर्थ पाद में। प्रकरण याद रखा करो, ठीक है ना, कि ये प्रकरण कहाँ है। 91 नंबर का सूत्र है। ऊपर देखिए 86 नंबर में तत्पुरुषस्य अंगुले संख्या व्ययादे है। इससे तत्पुरुषस्य की निवृत्ति चल रही है 105 तक, यानी 105 सूत्र तक जो प्रत्यय है वो तत्पुरुष समास के लिए। अब सूत्र का हम अर्थ करेंगे। राजन, अहन, सखी इत्येव मन्तेभ्यः तत्पुरुष समासेभ्यः समासान्तः टच प्रत्ययो भवति। क्या अर्थ हुआ? राजन, सखी इत्येव मन्तेभ्यः, इत्येव मन्तेभ्यः अर्थात इन अंत वाले, है ना, तत्पुरुष समासेभ्यः, तत्पुरुष समास से समासान्तः, समास का अवयव टच प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर क्या है? राजन अंत वाला शब्द है ये। तो राजन मतलब जिसके अंत में राजन हो, जिसके अंत में अहन हो और जिसके अंत में सखी हो, ऐसा जो तत्पुरुष समास होगा उससे समासांत टच प्रत्यय होगा। आपने टच प्रत्यय कर लिया तो पंचराजन आगे टच। उसके पश्चात सूत्र है नस्तद्धिते। सूत्र निकाल लीजिए 6-4-144। छठे अध्याय के चतुर्थ पाद में, है ना, भाधिकार के भा संज्ञा के कार्य हैं, वहीं पर है ये सूत्र। तद्धिते परतः, तद्धिते परतः नकारान्तस्य भसंज्ञकस्य अंगस्य टेहे लोपो भवति। सूत्र पढ़ चुके हैं नामिक में आप लोग। तद्धित के परे रहते नकारांत भसंज्ञक अंग के टी भाग का लोप होता है। टच तद्धित है ना, तद्धितः के अधिकार में, इसलिए समासांत प्रत्यय क्या है? तद्धित संज्ञक हैं। तद्धित परे रहते नकारांत पंचराजन, इसके टी भाग का लोप होगा। प्रतीचि पंचराजन, इसमें टी संज्ञा कितने की होगी? कौमुदी। टी संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है? अचोन्त्यादि टी। अब आप बताइए टी संज्ञा कितने की होगी?
स्योना, विदुषी, अभी तक आपके दिमाग में स्थित नहीं हुआ कि टी संज्ञा किसकी होती है? कि अंतिमच से पूर्व, अंतिमच जिसके पूर्व में है उस पूरे समुदाय की टी संज्ञा होगी, तो अनुभाग की टी संज्ञा होगी। ठीक है, तो अनुभाग का लोप हो गया। ठीक है, तो द्विगु संज्ञक था ये, पर द्विगु संज्ञा की भी हमने तत्पुरुष संज्ञा जब कर दी तभी तो राजहा सख्यभ्यष्ट सूत्र लग सका। तो ये इसका प्रयोजन है। तो इस प्रकार से टी भाग का जब लोप हुआ तो अ इसमें मिल गया, क्या बन गया? पंचराज। ठीक है, और उसके पश्चात वही स्वाद्युत्पत्ति करेंगे, पंचराज सु, उस बाद ये नपुंसक लिंग है, द्विगुरेक वचनम, द्विगु समास में एक पद भाव रहेगा, इसलिए हमेशा एक वचन ही आएगा। चाहे वो 5 राजाओं का समाहार है तो 5 राजा हैं, किंतु द्विगुरेक वचनम क्या करेगा? एक पद भाव कर देगा, इसलिए एक वचन हो जाएगा। स नपुंसकम से नपुंसक लिंग होगा, अतः फिर क्या आ जाएगा? अतोम, है ना, अदंत नपुंसक सूत्र, सु को अम हो गया, पंचराज अम, अमी पूर्व लगा लिया, क्या बन गया? पंचराजम। तो पंचराजम का अर्थ हो गया 5 राजाओं का समुदाय। इसी प्रकार दशानाम राज्याम समाहारः इति दशराजम। तो ये ध्यान में रखना कि द्विगु संज्ञा होने का क्या प्रयोजन है और तत्पुरुष संज्ञा होने का क्या प्रयोजन है। द्व्यः आगे इसके बाद द्वे अहनि समाहृते इति द्व्यः, यहाँ पर भी वही स्थिति रखेंगे। द्वि आगे, द्वि आगे, द्वे अहनि समाहृते विभक्ति रखो, द्वे, द्वि आगे, औ, अहन आगे, औ। ठीक है, इसके पश्चात वही तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे से पहले समास करेंगे। ठीक है, और समास होने के पश्चात अंतर्वर्ती विभक्तियों का लुक कर दिया, स्थिति हो गई द्वि अहन। फिर नस्तद्धिते से ये वही राजा सख्यभ्यष्ट से टच प्रत्यय किया आपने, तो द्वि अहन आगे टच, नस्तद्धिते से टिभा का लोप कर दिया, तो द्वि अह टच, टच का क्या शेष बचेगा? अ। ठीक है, यहाँ पर एक सूत्र और ध्यान में रखना है कि नस्तद्धिते के बाद एक सूत्र है अहनः टखोह एव, कि अहन शब्द का के जो टी भाग का लोप होगा वो ट और ख प्रत्यय के परे रहते ही होगा। तो यहाँ पर टच प्रत्यय पर है, इसलिए लोप यहाँ पर हो जाएगा। तो द्वि अह आगे आ रह गया। उसके पश्चात यहाँ पर क्या होता है? एक सूत्र है अहनोहन एतेभ्यः। क्या है सूत्र? इसकी सिद्धि आप लोग पढ़ चुके हो, द्व्यः पूर्वाय त्र्यः पूर्वाय में। ठीक है, तो अहनोहन एतेभ्यः से यहाँ पर अहन आदेश की प्राप्ति हुई, जिसका कि न संख्यादेश समाहारे से निषेध हो जाता है। फिर क्या हो जाएगा? इकोरिची सनादेश कर लीजिए, और रात्राहनाः पुंसी से यहाँ पर पुल्लिंग हो जाता है, जिसके कारण से नपुंसक लिंग नहीं होता है। तो फिर द्व्यः यहाँ तक हो गया, आगे स्वाद्युत्पत्ति कर लीजिए द्व्यः। ठीक है, और उसमें हम द्व्यः पूर्वाय बनाते हैं। तो द्व्यः की सिद्धि आपको पहले बताई थी, किस सूत्र का उदाहरण था ये? तृतीया समासे, है ना। इसी प्रकार त्रीणि अहानि समाहृतानि इति त्रयः। ठीक है ना, ये एक बार पीछे का साथ में जब आप पाठ विचारेंगे तो पीछे से इसकी भी सिद्धि फिर से विचार लेना, आगे समझ में, क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं इसलिए हम उसको पूरा रिपीट नहीं कर रहे कि एक सूत्र का अर्थ है। तो त्रीणि अहानि में क्या स्थिति रखोगे? त्रि आगे जस, अहन आगे जस, इस प्रकार से सिद्धि हो जाएगी। अगला उदाहरण है पंचगवम दशगवम। पंचानाम, हाँ बनाओ विग्रह, क्या बनेगा? पंचानाम गवाम या गवानाम? गवानाम कौन कौन बोला? इसलिए शब्द रूप की आवृत्ति करना आवश्यक है। ठीक है ना, पंचानाम गवाम समाहारः इति। अच्छा, कोई बताएगा यहाँ पर न क्यों नहीं रहता है, गवानाम क्यों नहीं बनता है? दिमाग लगाओ। हाँ, ह्रस्व नद्या पुनः है तो ह्रस्व भी नहीं है, नदी भी नहीं है, आबंत भी नहीं है। क्या है शब्द? गो है, इसलिए नुटागम नहीं होगा। तो गो आम अवादेश होके गवाम, है ना।
तो इसलिए कभी गवानाम नहीं बोलना। चलो आगे। तो पंचानाम गवाम समाहारः, क्या स्थिति रखेंगे? पंचन आम गो आगे आम, उसके पश्चात पूरा समास इत्यादि कार्य आप उसी प्रकार से करेंगे। तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, जो भी समाहार वाला होगा ना उसमें षष्ठी से विभक्ति होगी। इतने गौवों का समाहार, इतने नदियों का समाहार, तो अपने आप ही षष्ठी हो जाती है उसमें। फिर समास कर लिया आपने, उसके पश्चात अंतर्वर्ती विभक्तियों का लोप करके स्थिति हो गई, और नलोपा प्रातिपदिकांतस्य से भी नकार का लोप कर दिया। तो पंच गो, क्या स्थिति रह गई? पंच गो। उसके पश्चात द्विगु समास की तत्पुरुष संज्ञा कर दी। द्विगु संज्ञा किससे होगी? संख्या पूर्व द्विगु, और द्विगु की तत्पुरुष संज्ञा किससे होगी? द्विगुश्च से। ठीक है, फिर जब आपने तत्पुरुष समास भी इसका कर लिया तो एक सूत्र लग जाएगा, गोर तद्धित लुकी। क्या सूत्र है? गोर तद्धित लुकी। उसी प्रकरण में है, समासांत प्रकरण में ही। देखिए आपको मिल जाएगा सूत्र, उसमें भी तत्पुरुषस्य की निवृत्ति आ रही है। मिल गया ना? 92 नंबर का सूत्र है। तो गो शब्दांतात तत्पुरुष समासात समासांतः टच प्रत्ययो भवति अतद्धित लुकी सति। तद्धित का लुक नहीं होना चाहिए। तद्धित का कई बार क्या होता है कि तद्धित प्रत्यय होता है और फिर उसका द्विगु से उत्पन्न तद्धित का लुक भी हो जाता है। तो तद्धित का लुक नहीं होना चाहिए। ऐसे गो शब्दांत तत्पुरुष से समासांत टच प्रत्यय कर लेंगे। तो पंच गो आगे टच, और उसके पश्चात तो क्या लग जाएगा? यह स्थिति चाहे लग नहीं सकता है क्योंकि इवर्ण अवर्ण नहीं है, सीधे अवादेश कर लीजिए। पंच गव अ पंच गव, उसके पश्चात वही द्विगुरेक वचनम सनपुंसकम, और सु अतोम पंच गवम और दश गवम। ठीक है, तो द्विगुश्च सूत्र में आपको जो उदाहरण बताया गया उसका प्रयोजन ये है कि द्विगु समास की भी हमने क्या की है? तत्पुरुष संज्ञा की है। द्विगु समास की क्या की है? तत्पुरुष संज्ञा की है। और इसकी तत्पुरुष संज्ञा करने का मुख्य प्रयोजन क्या है? जो तत्पुरुष समास को जो समासांत प्रत्यय होते हैं वे सभी प्रत्यय द्विगु समास से भी हो जाते हैं। जो द्विगु के अलग से कार्य है वो तो है हिंगीप इत्यादि होना, किंतु तत्पुरुष के भी जो कार्य है वो भी हो जावे, इसके लिए उसकी द्विगु समास की क्या की है? तत्पुरुष संज्ञा की गई है। और उसमें पंचराजम राजा सखिभ्यष्टच द्व्यः है ना, राजा सखिभ्यष्टच, और पंचगवम में गोर तद्धित लुकी। इस प्रकार से ये द्विगुष्ट सूत्र आपका पूर्ण हुआ। ठीक है, अगला सूत्र है द्वितीया श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्ता पन्नैहि। द्वितीया प्रथमा का एक वचन, श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्ता पन्नैहि तृतीया का बहुवचन। ज्यादातर इसी प्रकार के पद होंगे, प्रथमा और तृतीया। और आपको मैंने बताया है अर्थ करने की भी प्रक्रिया, तो आप लोग स्वयं अर्थ कर लेंगे। पहले समास करिए। श्रितंच अतीतंच पतितंच गतंच अत्यस्तंच प्राप्तंच आपन्नंच इति आपन्नाः तैहि आपन्नैहि। अर्थ कर दीजिए सूत्र का। द्वितीयांतम सुबंतम, श्रित अलग अलग करो, श्रित अत्यस्त प्राप्त आपन्न इत्येतैः समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। द्वितीयांतम समर्थम सुबंतम कर दिया ना, तो एक समास, एक सुबंत का एक सुबंत के साथ समास होगा। तो द्वितीयांतम समर्थम सुबंतम इत्येतैः समर्थैः सुबंतैः सह समस्यते। द्वितीयांत समर्थ सुबंत का इन समर्थ सुबंतों के साथ समास होता है। ठीक है, अब कोई भी हम द्वितीयांत समर्थ सुबंत कोई भी ले सकते हैं, पर जिसके साथ होगा वो यही शब्द रहेंगे। और प्रथमा निर्दिष्टम से द्वितीयांत की उपसर्जन संज्ञा होगी, वही द्वितीयांत पूर्व में रहेगा। उदाहरण देख लीजिए आप लोग। इसके उदाहरण है कष्टम श्रितः इति कष्ट श्रितः। अब जब इसका विग्रह करोगे तो वो भी पहला वाला द्वितीयांत रहेगा, दूसरा वाला प्रथमांत रहेगा। जब दिमाग में उसकी चीज को समझ लेंगे तो फिर समास प्रकरण बहुत सरल हो जाएगा। तो कष्टम श्रितः इति कष्ट श्रितः, अरण्यम अतीतः अरण्यातीतः, कूपम पतितः कूपपतितः, नगरम गतः इति नगरगतः, तरंगान अत्यस्तः
तरंगात्यस्तः, आनंदम प्राप्तः, आनंद प्राप्तः, सुखम आपन्नः, सुखापन्नः। ठीक है, तो कष्टश्रितः, श्रित मतलब प्राप्त होना, तो कष्ट को प्राप्त हुआ उसको कहेंगे कष्टश्रितः। इसी प्रकार से अरण्यम अतीतः, है ना, जंगल का जो उल्लंघन कर गया, तो जंगल को जो पार कर गया। और कूपम पतितः, कुएं में जो गिर गया, कुएं में गिरा हुआ। नगर को गया हुआ, लहरों में फेंका हुआ, अत्यस्तः, लहरों में फेंका हुआ, है ना। आनंदम प्राप्तः, आनंद प्राप्त, आनंद को प्राप्त हुआ, और सुख को प्राप्त हुआ। आपन्न शब्द कैसे बनेगा? हाँ, आप्रव्याप्त धातु से नहीं बनेगा, आप्रव्याप्त से तो प्राप्त बनेगा, यहाँ पर पदगतौ से बनेगा। पद नहीं, पद, पदगतौ, पद संचलने, है ना। तो पद से जब तक करोगे तो रदाभ्याम निष्ठा तो न लग करके पन्न, पन्न बन जाएगा। ठीक है, तो समास की प्रक्रिया में क्या करेंगे हम? कष्ट आगे अम, श्रित आगे सु, उसके पश्चात सूत्र से समास करिए, अंतर्वर्ती विभक्तियों का लुक करिए। कष्ट श्रित, पुनश्च स्वाद्युत्पत्ति करके ऋतु विसर्ग करके क्या बन जाएगा? कष्टश्रितः। ठीक है, स्वयं तेन, स्वयं अव्यपदम, तेन तृतीया का एक वचन। अनुवृत्ति सब वही है, तत्पुरुष, विभाषा, सह, सुप, सुपा सब विकल्प से समास होंगे। अर्थ कर लीजिए आप लोग। इत्येतत् नहीं, तान्तेन समर्थेन सुबन्तेन सह विभाषा समस्यते, तत्पुरुषश्च समासो भवति। स्वयं इत्येतद् अव्ययम् तान्तेन समर्थेन सुबन्तेन सह विभाषा समस्यते। स्वयं इस अव्यय का तांत समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। हाँ, सब में आ रही थी, है ना, वो सब में आएगी। ठीक है, क्योंकि एक बार विग्रह वाक्य रहेगा, एक बार समास वाक्य रहेगा, इसलिए। तो उदाहरण बनाएंगे, स्वयं धौतौ पादौ इति स्वयं धौतौ, स्वयं भुक्तम इति स्वयं भुक्तम। इसमें कुछ लोप इत्यादि होना नहीं है ना, क्योंकि स्वयं अव्यय है। बस आपको पहचान कैसे होगी? जब स्वयं भुक्तम एक साथ लिखेंगे वो समास हो गया, और वही अलग अलग है तो वो विग्रह हो गया। स्वयं पीतम जलम इति स्वयं पीतम, स्वयं भुक्तम मोदनम स्वयं भुक्तम, यह सब जगह आपका वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो भुक्तम की तो सिद्धि कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। धौतः की सिद्धि, धावु गति शुद्ध्यो हो, क्या है सूत्र? धातु क्या है? धावु गति शुद्ध्यो हो। उससे आपने क्या किया? कता प्रत्यय कर लिया। धावु के ऊ की संज्ञा इत्यादि कर ही लेंगे। धाव आगे त का शेष बच गया त, उसके पश्चात आर्धातु का सिर बलादे सीटागम की प्राप्ति होगी, जिसका कि क्या हो जाएगा? नहीं, यहाँ पर निषेध होगा यस्य विभाषा सूत्र से। अब यस्य विभाषा का कार्य देखो। यस्य विभाषा का अर्थ है यस्य क्वचिदपि विभाषा इट उक्तः तस्य निष्ठायाम इट आगमो न भवति। ठीक है, यदि किसी भी सूत्र से किसी भी धातु को कहीं पर भी निष्ठा का विकल्प, इट का विकल्प कह दिया है, तो निष्ठा में उसमें नित्य ही इट आगम नहीं होगा। तो एक सूत्र है उदितो वा, वो क्या करता है? उदित धातुओं से विकल्प से इट आगम होता है ना। कि ये इन सब के प्रति निकालो, इट प्रकरण कहाँ है? इट और इट निषेध प्रकरण सप्तम अध्याय के द्वितीय पाद में, है ना। संदेह नहीं रहना चाहिए, एकदम सब चीजों में फटाफट। उदितोवा सूत्र मिला, जीवश्चोक्ति उदितोवा। तो त्वा प्रत्यय के परे रहते जितने भी उदित धातु हैं उनको विकल्प से इट आगम होता है ना। त्वा प्रत्यय परे रहते उदित धातुओं को विकल्प से इट आगम होगा, और किसी भी प्रत्यय के परे रहते किसी भी धातु से यदि इट का विकल्प कह दिया है तो निष्ठा में उसको नित्य ही इट आगम का निषेध हो गया, है ना। अलग ढंग का सूत्र ये नहीं कहेगा कि हम इसमें करेंगे विकल्प, नहीं, बस यस्य क्वचिदपि विभाषा इड उक्तः, चाहे सकार प्रत्यय के, चाहे त्रि प्रत्यय के प्रत्यय, चाहे कहीं पर भी यदि इट का विकल्प किया है तो उसको निष्ठा में नित्य ही इट आगम नहीं होगा। इस कारण से यहाँ पर इट आगम का क्या हो गया? निषेध हो गया। ठीक है ना। वैसे अनिट धातु नहीं है, कहीं कहीं विशेष विशेष स्थानों में इसको इट आगम का निषेध होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा? इट आगम का निषेध हो गया। क्या रह गया? धाव आगे त,
कित प्रत्यय तो है ही, छो शरुनुनासिके च, इस सूत्र पढ़ चुके हैं। छकारांतस्य वकारांतस्य, है ना, छकारस्य वकारस्य स्थाने यथा संख्यम श ऊठ इत्येतौ आदेशो भवतः अनुनासिके झलादौ किंगिति प्रत्यय परतः, या तो अनुनासिक आदि प्रत्यय परे हो अथवा झलादि किंगित प्रत्यय परे हो। त झलादि किंगित प्रत्यय परे हैं और धाव ये वकारांत है, इसको ऊठ हो गया, तो वह को क्या हो गया, ऊठ। धा ऊठ त, आध गुणा से गुण कर लीजिए, धा ऊ को गुण करके क्या बन जाएगा बताओ। हाँ, तो गुण की प्राप्ति हुई, गुण की प्राप्ति हुई, यहीं पर सूत्र लग गया एत्येधत्यूट्सु, एति एधति ऊठ, इनके अच के परे रहते, है ना, अवर्ण से उत्तर एति एधति और ऊठ के अच के परे रहते पूर्व पर के स्थान पे वृद्धि एकादेश होता है। तो यहाँ पर वृद्धि एकादेश हो गया क्योंकि ऊठ परे हैं, तो गुण न होकर के क्या होगी, वृद्धि हो गई। तो आ और ऊ को क्या वृद्धि हो जाएगी बताओ, औ हो जाएगी, तो क्या बन गया, धौत। जब वृद्धि हो गई तो धौत, अब आगे सु, उसके पश्चात सु को यहाँ पर अब स्वयं सु धौत सु, क्या स्थिति रखेंगे, स्वयं सु धौत सु, और उसके पश्चात स्वयं तेन से समास कर लेंगे। फिर अंतर्वर्ती विभक्तियों का लुक करके स्वयं धौत, उसके पश्चात औ आ जाएगा, क्योंकि स्वयं धौतौ पादौ दो हैं। अब तत्पुरुष समास में आपको ये भी ध्यान रखना है ना, कि भाई पैर दो हैं धुले हुए, इसलिए वहाँ पर द्विवचन हो जाएगा, पर्वत लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो, है ना, पर्वत के समान ही लिंग और वो होंगे। तो इस प्रकार से औ आकर के स्वयं धौत औ वृद्धि रेचि से वृद्धि एकादेश होकर के क्या बन जाएगा, स्वयं धौतौ पादौ, तो उसका विशेषण है कि स्वयं धुले हुए पैर, इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से स्वयं भुक्तम में तो कोई बात नहीं, तो पहले आपने धौत शब्द की सिद्धि करके फिर समास आपने किया, तो स्वयं धौतौ